नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है 17th नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेलकम अगेन to the current affairs video of 17th November 2025. Today we are going to look at the current affairs that have been displayed on your screen. आपकी स्क्रीन पे जो कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं उनके बारे में हम आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एयर सोल मोइने पोर्ते रेनेवो ASMPAR दैट वाज रिसेंटली शोकेस्ड बाय फ्रांस। अभी रिसेंटली जो फ्रांस के द्वारा शोकेस किया गया था, इसका नाम एयर सोल मोइने पोर्ते रेनेवो है। वो क्या है? ऑप्शंस आर ए हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, बी न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल, सी सैटेलाइट लॉन्च्ड रिकनसांस व्हीकल, डी अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये जो एयर सोल मोइने पोर्ते रेनेवो है, ये एक न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। ओके, एंड हियर इज द इमेज ऑफ दैट। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, एयर सोल मोइने पोर्ते रेनेवो है जो है वो लेटेस्ट वर्जन है फ्रांस के ASMP मीडियम रेंज न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल फैमिली का। मिसाइल फॉर्म्स अ कोर कंपोनेंट ऑफ फ्रांस एयर बेस्ड न्यूक्लियर ट्राइड। फ्रांस का जो एयर बेस्ड न्यूक्लियर ट्राइड है उसका कोर कंपोनेंट है यह मिसाइल। The missile uses ramjet propulsion. ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने के लिए रैमजेट propulsion सिस्टम का यूज करता है, जो उसको सस्टेन मतलब उसकी स्पीड को सस्टेन करती है मार्क 3 के अप्रॉक्स। ओके, द मिसाइल हैज एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ अराउंड 600 किलोमीटर। इस मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है वो लगभग 600 किलोमीटर है। द मिसाइल कैरीज दी तेते न्यूक्लियर एरोपोर्टे वॉरहेड दैट कैन रेंज फ्रॉम 100 to 300 किलो टन। ये जो मिसाइल है ये 100 से लेकर 300 किलो टन तक की वॉरहेड को कैरी कर सकती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ट्राइब रिसीव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग अंडर जन मान स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। किस ट्राइब को सेंट्रल केंद्रीय सरकार द्वारा फंडिंग दिया गया है जन मान स्कीम के तहत, इसके लिए डेवलपमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, जो सांस्कृतिक का प्रिजर्वेशन है उसके और डेवलपमेंट के लिए किस ट्राइब को दिया गया है? Okay, options are Tangukul Naga, Maram Naga, C Sunni Naga, and D Rengma Naga. So the correct answer is option B, Maram Naga. Okay, so ये जो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज है ये बेसिकली मरम नागा पीपल है। ओके, The central government sanctioned ₹9 crore under जनमान स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मरम नागा ट्राइब। जनमान स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपए दिए हैं मरम नागा ट्राइब को उनके डेवलपमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, द मरम नागा ट्राइब लिव्स इन द सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एंड बिलोंग्स टू नागा एथनिक ग्रुप। जो मरम नागा ट्राइब है वो सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट में रहती है और नागा एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है। ओके, द ट्राइब इज एसोसिएटेड विद तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक एंड मंगोलॉइड रेसियल ग्रुप। जो ट्राइब है ये तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक ग्रुप से आते हैं और जो इनका फेशियल एक्सप्रेशन है मींस रेशियल फीचर्स है वो मंगोलॉइड है। जो हमारे कंट्री जैसे चाइना, जापान या साउथ ईस्ट एशियन के कुछ कंट्रीज हो गए, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम, इनके जो लोग हैं यहाँ के वो मंगोलॉइड इथनिक ग्रुप से आते हैं या मंगोलॉइड रेशियल ग्रुप से आते हैं। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी भाई लोग मीन्स हैं भाई लोग हैं जो भी नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंडियंस हैं वो भी बेसिकली, नॉट ऑल अगेन, जो कुछ लोग हैं वो मंगोलॉइड रेशियल ग्रुप्स के हैं। ओके, The language belongs to the Sino-Tibetan family and is written in the Roman script. ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो Sino-Tibetan फैमिली ग्रुप से बिलोंग करती है और बेसिकली इनका जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट है लिखने का। ओके, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग शिफ्टिंग एंड वेट कल्टीवेशन इज देयर मेन लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर जिसमें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहाँ पे एक जगह से पेड़ काट के फिर वहाँ पे खेती करते हैं फिर दूसरी जगह, और वेट कल्टीवेशन जो बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा पानी में फसल मीन्स एग्रीकल्चर करना। अब वेट कल्टीवेशन का यहाँ मतलब जैसे आप हम लोग जैसे पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, तो पैडी की कल्टीवेशन में क्या करते हैं मीन्स वाटर ओवरफ्लो करते हैं, मीन्स जो हमारा खेत होता है उसमें हम पूरी वाटर को बहुत ज़्यादा पहले उसमें डालते हैं फिर उसमें बीज रोपते हैं, तो यही होता है वेट कल्टीवेशन। ओके, मीन्स हाईली इरिगेटेड लैंड एरियाज में कल्टीवेशन करना। The tribe worships supernatural benevolent and malevolent beings. ये जो ट्राइब है ये supernatural means जो प्राकृतिक चीजें हैं, benevolent और malevolent means ये इनकी जो प्रार्थना मीन्स ये जो वर्शिप करते हैं इनका मीन्स मैं आपको कैसे समझाऊं कि इनका जो आइडिया जो होता है ना वो मतलब
इंटेंशन ऐसा हो सकता है कि हाँ किसी को हार्म करने के लिए ये प्रीच करते हैं। मैं जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट होता है। ये मेलोविलेंट का मतलब यही होता है। ओके, सुपर नेचुरल चीज़ों के आप बेसिकली ये समझिए कि सुपर नेचुरल चीज़ों की इसको पूजते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद इनकी मेजर फेस्टिवल्स में 3 फेस्टिवल्स आती हैं। पहला पुंगी, दूसरा कंगी एंड तीसरा वुमेन सेंट्रिक मंकांग फेस्टिवल, जो महिलाओं के बीच में ज़्यादा मीन्स पॉपुलर नहीं कह सकते, जो शायद महिलाओं को बीच में रख के किया जाता होगा, मैंगकांग फेस्टिवल। तो ये 3 फेस्टिवल हैं, पुंगी, कांगी और मैंगकांग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रेयर बायोलॉजिकल कंडीशन वाज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आसाम इन द चीकर्ड कीलबैक स्नेक? कौन सा रेयर बायोलॉजिकल कंडीशन पहली फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्ड किया गया था, रिकॉर्ड किया गया है आसाम के जो चेकर्ड कीलबैक स्नेक होते हैं, जो चेकर्ड कीलबैक सांप होते हैं, उनमें कौन सा पहली बार बायोलॉजिकल कंडीशन, रियल बायोलॉजिकल कंडीशन को रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शंस आर ए पार्थेनोजेनेसिस, बी एल्बिनिज्म, सी जाइगेंटिज्म, डी मेलानिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म है क्या? सबसे पहले ये आपके सामने चेकर्ड कीलबैक स्नेक है। एल्बिनिज्म का मतलब होता है बेसिकली लॉस ऑफ मेलानिन। जब शरीर में मेलानिन जो कम या ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट आपके शरीर की स्किन पर पड़ता है। अगर लैक ऑफ मेलानिन है, मीन्स शरीर में मेलानिन नहीं है, तो स्किन बहुत ही ज्यादा मीन्स लाइट होती है। जो आप देखते हैं ना कि कोई कोई इंसान आपको कभी दिख रहे होंगे ऐसे, जिनकी स्किन बहुत ही अनयूजुअल है। मीन्स जो एक होता है कि नॉर्मल व्हाइट, एक होता है कि बहुत ज्यादा ही व्हाइट, जो हम कॉमनली अपने साथ रिलेट नहीं करते। मीन्स मैं ऐसा नहीं कर रहा उसको मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू से कि आप उनको देखते होंगे जिनकी स्किन थोड़ी सी अलग, ऑफ व्हाइट और अनयूजुअल है, तो वो होता है एल्बिनिज्म, राइट। So the first documented case of albinism in checkered keelback was recorded by the Assam State Zoo Botanical Garden. जो पहला documented case है albinism का checkered keelback में, वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया? आसाम स्टेट जू और बोटेनिकल गार्डन में इसको रिकॉर्ड किया गया है। The checkered keelback is non-venomous Asiatic water snake, scientifically known as Polypiscator. जो checkered keelback है, ये एक मतलब ये जहरीला सांप नहीं है, और साइंटिफिकली इसको पिस्केटर के नाम से, फॉली पिस्केटर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। द स्पीसीज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। ये जो स्पीसीज है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है किस किस कौन कौन से कंट्री में? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में, ठीक है। द स्नेक इनहेबिट्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग पॉन्ड्स, मार्सेस एंड राइस फील्ड। अगेन ये जो सांप है ये कहाँ कहाँ रहता है? एक तो तालाब में हो गया, या फिर मार्सेस स्वैम्प्स का जो एरिया होता है, और राइस फील्ड्स में पाए जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट इट एज लिस्ट कंसर्न। IUCN की रेड लिस्ट में इस सांप को लिस्ट कंसर्न के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वृंदावनी वस्त्र दैट द आसाम गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू ब्रिंग बैक फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम? वृंदावनी वस्त्र क्या है जिसको लेकर आसाम गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटेड स्टेप्स इनिशिएट किया ताकि उसको वापस लगाया जा सके? कहां से? ब्रिटिश म्यूजियम से। तो द ऑप्शंस आर A medieval Assamese manuscript, B a 400-year-old textile depicting Krishna exploits, C an ancient royal armor of Koch kingdom, D a silk banner used during a home coronation. So the correct answer is option B. जो वृंदावनी वस्त्र है वो क्या है? एक 400 साल ओल्ड टेक्सटाइल है, जो कि भगवान कृष्ण के जो मीन्स भगवान कृष्ण ने जो एक्सप्लॉइट्स किए थे उनको दर्शाता है, ठीक है। Okay, so Vrindavani West is a 400-year-old Assamese textile portraying the childhood stories and divine exploits of Krishna in Vrindavan. जो ये वृंदावनी वस्त्र है, इस पे पोर्ट्रे किया गया है भगवान कृष्ण जो थे उनके चाइल्डहुड स्टोरीज को, मतलब बचपन में उन्होंने क्या कीड़ाएं की, और डिवाइन एक्सप्लॉइट मीन्स जो दिव्य कीड़ाएं की उन्होंने, उस चीज को इस पे एक्सप्लॉइट, इस पे दर्शाया गया है उस चीज को। okay? The textile was woven using the Lampaz technique that requires two weavers working simultaneously. इस टेक्सटाइल को कैसे बनाया गया है? Lampaz टेक्निक का यूज करके बनाया गया है, जिसमें कि 2 वीवर एक साथ काम कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द वर्क वाज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमंत शंकर देव एट द रिक्वेस्ट ऑफ कोच किंग नार नारायणन। इस वर्क को जो क्रिएट किया गया था वो श्रीमंत शंकर देव के गाइडेंस में क्रिएट किया गया था, और किसके रिक्वेस्ट पे? कोच किंग नारायणन के रिक्वेस्ट पे, नारायण के रिक्वेस्ट पे। जो शंकर देव थे वो बहुत बड़े मीन्स फॉलोअर्स थे, ठीक है, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक कह सकते हैं, फॉलोअर्स कह सकते हैं, वो थे।
The artifact traveled from Assam to Tibet before being acquired by the museum in 1905. ये जो वृंदावनी वस्त्र है ये आसाम से तिब्बत गया था और इसके बाद 1904 में ब्रिटिश म्यूजियम में इसको ले जाया गया मीन्स वहां से उठा के ले गए ब्रिटिश, जो हमेशा उन्होंने किया है। बहुत सारे हमारे जो ऐसे मतलब यूनिक पीसेस कह सकते हैं हम, जो भी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्रीज की जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो सब उठा के ले गए। Okay, the textile display today is 9.5 meter long and consists of several assembled silk panels. ये जो textile display गया ये 9.5 meter long है, 9 मीटर लंबा है और बहुत सारे several silk panels को इसमें assemble किया गया है। Okay. Now question number 5. Where did researchers begin studying cooperative behavior between wild dolphins and traditional fishers? रिसर्चर्स ने कहाँ स्टडी करना शुरू किया है जो बिहेवियर है वाइल्ड डॉल्फिन्स का और ट्रेडिशनल फिशर्स का? ऑप्शंस आर ए चिलिकिया लेक उड़ीसा, बी अस्तामुडी लेक केरला, सी लोकटक लेक मणिपुर एंड डी कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अस्तामुडी लेक केरला। ठीक है, ये आपके सामने अस्तामुडी लेक का एक तस्वीर दी गई है। रिसर्च इनिशिएटेड स्टडीज ऑन द कोऑपरेटिव फॉरेजिंग इंटरेक्शन बिटवीन डॉल्फिन्स एंड फिशर्स इन अस्तामुडी लेक। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टडी करना शुरू किया है। कोऑपरेटिव फॉरेजिंग का मतलब फीड करना होता है, जो कि डॉल्फिन्स और फिशर्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है अस्तामुडी लेक में, उसको स्टडी करना शुरू किया है। ठीक है, अस्तामुडी लेक जो है वो लोकेटेड कहाँ है? केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है और वो केरला का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, द लेक स्पैन्स 61.4 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड एक्सटेंड फॉर 16 किलोमीटर्स। ये जो लेक है इसकी लंबाई 61.4 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर्स है। ओके, It serves as a gateway to Kerala's backwaters and was designated as a Ramsar site in 2002. ये जो लेक है, जो अस्तामुडी लेक है, इसको केरला बैकवाटर का गेटवे कहा गया और इसको 2002 में एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, दी कलदा रिवर फीड्स द लेक विच इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। जो अस्तामुडी लेक है इसको फीड कौन करता है? कौन सा रिवर करता है? कलदा रिवर जो है वो इसको फीड करती है और बाद में कलदा रिवर जाके किससे मिल जाती है? अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, The region has historical significance as the ancient trading hub of Ceylon in the 14th century. इस पर्टिकुलर रीजन का कह सकते हैं कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए क्योंकि ये एक एंशियंट ट्रेडिंग हब था क्यूलॉन के लिए, जो कि लगभग इन 14th सेंचुरी। ठीक है, The wetland host diverse bird and fish species including endangered and endemic fauna. ये जो वेटलैंड है ये बहुत विभिन्न तरह के पक्षियों और विभिन्न प्रजातियों की जो मछली की स्पीसीज है उनको होस्ट करती है और जिसमें कि काफ़ी सारे इंडेंजर्ड है मीन्स थ्रेटेंड है या फिर जो एंडेमिक है मीन्स वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज गरुड़ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज बीइंग कंडक्टेड इन 2025? इंडिया और फ्रांस के बीच जो बायलैटरल एक्सरसाइज गरुड़ हो रहा है उसका कौन सा संस्करण अभी चल रहा है 2025 में? ऑप्शंस आर ए 5th, 6th, 7th and 8th. The correct answer is option D, 8th संस्करण, 8th एडिशन जो है इंडिया और फ्रांस के बीच जो गरुड़ एक्सरसाइज है बायलैटरल एक्सरसाइज उसका 8th एडिशन चल रहा है। ठीक है, इंडो फ्रेंच बायलैटरल एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है एक्सरसाइज? द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट मॉन्ट डे मार्सन इन फ्रांस। मॉन्ट डे मार्सन एक जगह है फ्रांस में, वहां पे ये एक्सरसाइज होल्ड किया जा रहा है। द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग विथ Su-30 MKE फाइटर एयरक्राफ्ट। जो इंडियन एयरफोर्स है वो किस किस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट करिए? सुखोई 30 MKE एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर एंड IL-78 एयरक्राफ्ट। ये 3 एयरक्राफ्ट हैं जिसको लेके इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, द एक्सरसाइज एम्फसाइजेस एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस मिशन एंड जॉइंट स्ट्राइक ऑपरेशंस। ये जो एक्सरसाइज है किस चीज पे एम्फसाइज, किस चीज के इंप्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है? सबसे पहले एयर टू एयर कॉम्बैट, अगर हवा में लड़ाई होती है तो उसमें कैसे उसको बेहतर करने के लिए। एयर डिफेंस मिशन, लाइक इफ समवन इज लेट्स सपोज अ मिसाइल इज कमिंग फ्रॉम एनिमी कंट्री टुवर्ड्स योर स्पेस, टुवर्ड्स योर आपके एरिया की तरफ आ रहा है, तो उसमें हम कैसे उसको हाउ वी शुड बी टेकिंग आउट दैट particular missile that is flying towards us from the enemy side. And joint strike operations, how both French Air Force and Indian Air Force will operate if and there any situation demands. Okay, it enhanced tactical learning and interoperability between the Indian Air Force and French Air and Space Force. So ये basically टेक्निकल लर्निंग और इंटरऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करेगा किस किस के बीच? इंडियन एयरफोर्स के बीच और फ्रांस का जो एयर एंड स्पेस फोर्स है उसके बीच।
ठीक है। अदर इंडिया फ्रांस डिफेंस एक्सरसाइज इंक्लूड वरुणा शक्ति एंड डेजर्ट नाइट 21। इसके अलावा दूसरे जो फ्रांस और इंडिया के बीच में जो भी एक्सरसाइज होते हैं उनका नाम क्या है? वरुण है, शक्ति है और डेजर्ट नाइट 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which company recently obtained a license to explore and mine a tungsten block in आंध्र प्रदेश? किस कंपनी ने अभी एक लाइसेंस ऑब्टेन किया है इसके लिए टंगस्टन को एक्सप्लोर और माइन करने के लिए? कहां से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शंस आर ए कोल इंडिया लिमिटेड, बी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड डी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को अभी लाइसेंस मिला है। ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक मेटल है, मींस ये टंगस्टन है। ओके। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट अप्रूवल टू एक्सप्लोर एंड माइन अ टंगस्टन ब्लॉक इन आंध्र प्रदेश। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है एक्सप्लोर करने के लिए, टंगस्टन माइन को एक्सप्लोर करने के लिए आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन इज अ ट्रांजिशन मेटल विथ द केमिकल सिंबल W एंड एटॉमिक नंबर 74। टंगस्टन जो है एक ट्रांजिशन मेटल है, केमिकल सिंबल W है और एटॉमिक नंबर 74 है, राइट। The metal occurs in minerals such as wolframite and selenite and does not exist in pure form naturally। ये जो मेटल है, टंगस्टन जो मेटल है, ये किस किस मिनरल से पाया जाता है? एक तो वोल्फ्रामाइट में और दूसरा सेलाइट में। और ये प्योर एग्जिस्ट मींस प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक जैसे हमारा गोल्ड एग्जिस्ट करता है या फिर सिल्वर एग्जिस्ट करता है, वैसे ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स एट 3410 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट वेपर प्रेशर अमंग मेटल्स। टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स उन मेटल्स में सबसे हाई है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट का है 3410 डिग्री सेल्सियस और जो इसका वेपर प्रेशर है वो सबसे कम है अमंग मेटल्स। ओके। The metal is widely used in X-ray tubes, light bulbs, high-speed tools, welding equipments and catalyst। इस मेटल का यूज किस किस चीज में करता है? एक्सरे ट्यूब में, लाइट बल्ब में। हम जानते हैं जो हमारा फिलामेंट होता है उसमें वो टंगस्टन का बेसिकली बनाता है। हाई स्पीड टूल्स होता है उसके लिए, उसमें यूज होता है। वेल्डिंग इक्विपमेंट में और कैटलिस्ट में, जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे तो कैटलिस्ट का, तो उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम जो कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। ओके। टंगस्टन कार्बाइड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड इज इंपॉर्टेंट इन माइनिंग, पेट्रोलियम एंड मेटल वर्किंग इंडस्ट्रीज। टंगस्टन कार्बाइड जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, मींस रिजिड कह सकते हैं या फिर मजबूत कह सकते हैं। और इसका यूज किस चीज में होता है? माइनिंग में होता है, पेट्रोलियम में होता है और मेटल वर्किंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। ओके। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन। जो चाइना है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टंगस्टन का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइज टंगस्टन एज ए क्रिटिकल मिनरल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टंगस्टन को एज ए क्रिटिकल मिनरल उसने क्लासिफाई किया है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक तो सबसे पहले कि किस कंपनी को मिला, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला और कहाँ पे ये लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। और उसके बाद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टंगस्टन को एज ए क्रिटिकल मिनरल क्लासिफाई कर रखा है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके। Which African country reported its first ever outbreak of Marburg virus disease according to the WHO? कौन सी अफ्रीकन कंट्री जिसने पहला अपना आउटब्रेक, मार्बर्ग वायरस का पहला आउटब्रेक को रिकॉर्ड किया, रिपोर्ट किया है WHO को? तो द ऑप्शंस आर केनिया, बी इथोपिया, सी घाना एंड डी तंजानिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इथोपिया। ओके। So WHO confirmed Ethiopia's first ever outbreak of Marburg virus disease। WHO ने कंफर्म किया है कि इथोपिया में सबसे पहला मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक, मींस जो इंडिविजुअल इससे अफेक्टेड है उसका केस मिला है। मार्बर्ग वायरस डिजीज इज अ सीवियर हेमोरेजिक फीवर कॉज्ड बाय मार्बर्ग वायरस एंड रेवन वायरस। जो मार्बर्ग वायरस डिजीज है एक सीवियर हेमोरेजिक फीवर है जो किससे होता है? एक तो मार्बर्ग वायरस और दूसरा रेवन वायरस जो होता है इनसे होता है। ठीक है। The natural host of the virus is Rosetus aegyptiacus। जो अब again if I'm pronouncing wrong then please mention this in comment, so I will try to check the correct pronunciation and then I'm मुझे लगता है कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ओके। सो द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस इज Rosetus aegyptiacus फ्रूट बैट। जो इसका नेचुरल होस्ट है इस वायरस का, मीन्स नेचुरली ये वायरस जिसमें पाया जाता है वो क्या है? एक बैट है, फ्रूट बैट है जिसका नाम है रोसेटस इजिप्टियाकस। ओके। उसमें ये नेचुरली पाया जाता है। द वायरस स्प्रेड फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस एंड देन बिटवीन ह्यूमंस थ्रू इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स। ये जो वायरस है पहले बैट से मानव के अंदर आता है और फिर एक मानव से दूसरे मानव के अंदर जाता है। किस चीज के थ्रू? बॉडीली फ्लूइड्स, मीन्स जो शरीर से जो फ्लूइड्स होते हैं, माइट बी हमारे हम जो यूरिनेट करते हैं या फिर लार्वा, नॉट लार्वा, जो सलाइवा हो गया उससे, या फिर और भी बॉडी फ्लूइड से एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है।
Sub-Saharan African nations such as Uganda, Angola, Ghana, Zimbabwe, Kenya and Tanzania have previously experienced outbreak. सब सहारन अफ्रीकन नेशन जैसे कि युगांडा हो गया, अंगोला, घाना, जिम्बाब्वे, केनिया और तंजानिया ने पहले भी इसका आउटब्रेक्स को पहले भी मार्बर्ग वायरस के आउटब्रेक को एक्सपीरियंस किया है. ओके, इसके सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं? हाई फीवर, सीवियर हेडेक, बहुत तेज सरदर्द, ब्लीडिंग, लीवर फेलियर, लीवर का फेल हो जाना एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन. मीन्स हमारे जो मल्टी ऑर्गन एक साथ डिसफंक्शन मीन्स काम करना बंद कर देते हैं. द डिजीज इज ऑफन फैटल विद इन 8 to 9 days ऑफ सिम्टम्स. एक बार जब से सिम्टम्स शुरू होता है तो 8 से 9 दिन के अंदर ये जो इसकी जो होता है ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है. मीन्स उसमें जो लाइफ लॉस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट एंड सपोर्टिव केयर इज द मेन क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑप्शन. इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता. और जो सपोर्टिव केयर है मीन्स हम जो नॉर्मली सपोर्ट करते हैं, जो भी घरेलू उपाय कर सकते हैं या फिर जो सपोर्टिव केयर है वही इसको क्योर नहीं कह सकते, मतलब इसके मैनेजमेंट के लिए वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेजर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन डिड द इंडियन आर्मी टेक रिगार्डिंग द टेरिटोरियल आर्मी. क्या मेजर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन लिया है इंडियन आर्मी में टेरिटोरियल आर्मी के टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग? मीन्स इंडियन आर्मी ने कौन सा मेजर डिसीजन लिया है जो इम्पैक्ट करेगा टेरिटोरियल आर्मी को? So options are A, it abolished all part-time battalions. B, it allowed foreign nationals to join the force. C, it decided to induct women soldiers into territorial army battalions. And D, it merged territorial army with home guards. So the correct answer is option C. जो it decided to induct women soldiers into territorial army battalions. जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अनाउंस किया है कि हम women's को territorial army के battalions में include करेंगे. Okay, the territorial army is voluntary part-time force that supplements the regular army as a second line of defense. जो territorial army है ये एक voluntary और part-time force है, मीन्स हमेशा आप एम्प्लॉयड नहीं है, part-time force है जो कि सप्लीमेंट करती है. अगर इन केस जो हमारी इंडियन आर्मी है वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है या फिर कुछ मे बी माइट बी पर्सनल की शॉर्टेज होती है तो वहाँ पे हम उसको सप्लीमेंट करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के जो पर्सनल है उनसे. ओके, The force is intended for individuals who are already employed in civilian profession. यह फोर्स जो है उनके लिए बनाई गई जो पहले से ही एम्प्लॉयड हैं, मीन्स सिविलियंस जो है वो एम्प्लॉयड है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मे बी जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी अपना मीन्स एम्प्लॉयड है, मीन्स वो दे आर अर्निंग. ओके, इट्स मोटो इज सावधानी व सूरता. जो इसका टेरिटोरियल आर्मी का जो मोटो है वो क्या है? सावधानी व सूरता, मीनिंग विजिलेंस एंड वेलर. मीन्स पराक्रम और विजिलेंस मीन्स जागरूकता, आप सावधानी कह लीजिए जो है, वेलर मीन्स पराक्रम कह लीजिए या सूरता. ओके, The territorial army traces its origin to the Indian Territorial Act of 1920 and was reorganized under the 1940 Act after independence. Territorial army का जो इसकी शुरुआत हुई थी ये लगभग मतलब कहीं जो इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920 है वहाँ से हुई थी और इसके बाद 1948 में दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस को वापस रीऑर्गेनाइज किया गया 1948 एक्ट. Eligibility requirements include Indian citizenship, age between 18 and 42 years, gainful employment and a graduate degree. जो इसकी टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? एक तो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, उम्र जो है 18 से 42 के बीच होनी चाहिए, एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. ठीक है. The force supports civil authorities during natural disasters and assist in maintaining essential services during crisis. जो फोर्स है ये सपोर्ट करता है सिविल अथॉरिटीज को, जैसे कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गई, अर्थक्वेक, सुनामी या फिर लैंडस्लाइड ऐसे कुछ, और जो एसेंशियल सर्विस है उसको मेंटेन करने के लिए जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो. ठीक है. विच मेजर लीगल स्टेप डिड ग्रीनलैंड्स पार्लियामेंट टेक रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप. कौन सा मेजर लीगल स्टेप लिया गया है ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट द्वारा जो कि प्रॉपर्टी ओनरशिप को इम्पैक्ट करता है? ऑप्शंस आर A, it nationalized all real estate. B, it permitted foreign land ownership without limits. C, it restricted foreigners' right to own property. And D, it allowed mining companies to purchase coastal land. The correct answer is option C, it restricted foreigners' right to own property. Now, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हमारा यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उसी के जो बिहेवियर है वो बार बार कहता है कि हम ग्रीनलैंड वी वांट टू परचेज ग्रीनलैंड सो दैट्स व्हाई the reason to brought up this legislation might be directly influenced by the statement by the Donald Trump. So Greenland's parliament passed legislation limiting the right of foreigners to own property. ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है जो कि जो फॉरेनर्स हैं उनकी
जो पहले पावर थी कि हाँ वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करें, मीन्स लिमिट करें, नॉट रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, या फिर ऑप्शंस में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो रिस्ट्रिक्ट। ओके, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, जो कि किस किस के बीच लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच लोकेटेड है। ठीक है, ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट वो फंक्शन कैसे पोलिटिकली जो है वो फंक्शन करता है एज एन ऑटोनोमस प्रोविंस ऑफ डेनमार्क, मीन्स ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, ऑटोनोमस प्रोविंस है डेनमार्क का। द आइलैंड इज बॉर्डर्ड बाय द आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, डेविस स्ट्रेट एंड बैफिन बे। ओके, नूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कैपिटल क्या है, नूक। The island has a polar climate with extreme winter temperature reaching -50 डिग्री सेल्सियस। पोलर रीजन में है तो पोलर क्लाइमेट है, और विंटर्स में इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, इज -50 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीनलैंड के हाईएस्ट पॉइंट जो है वो गन बियॉन्ड फील्ड है, गन बियॉन्ड फील्ड। The island contains significant natural resources including coal, iron ore, zinc, molybdenum, diamonds, gold, platinum and niobium। आयरन जो आइलैंड है बहुत प्रीसियस मेटल्स या फिर मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें की है गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, डायमंड्स हो गया, आयरन ओर हो गया, जिंक, मोलिबेंडम एटसेट्रा। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये देखा। अगर आई एम सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड योर फीडबैक। अगर कुछ लगता है कि आपको कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ जिससे ये चीज़, जिससे ये वीडियो को मैं और बेहतर बना सकूँ, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर लिखिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में भी और साथ में जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उसको भी इम्प्रूव करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।